पहुंचेंगे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे जो कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अभी 16 दिन हुए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को उसको तश्कील पाए और एक पहला दहशतगर्दी का वाकया हुआ है जो कि कराची में हुआ है और जहां पर चीनियों को निशाना बनाया गया है और बड़ा अफसोसनाक वाकया है। ये पिछले कुछ सालों में तवातुर के साथ पाकिस्तान में काम करने वाले, पाकिस्तान में रिहाइश पजीर चीनियों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, जिसका मकसद पाक चीन ताल्लुकात को डिस्टर्ब करना है और खास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जिनके बारे में अब ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है कि मुस्लिम लीग नून का हमेशा से एक टिल्ट रहता है, हमेशा से उनकी एक इंक्लिनेशन रहती है टूवर्ड्स चाइना और उसी का इजहार किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी। उनकी गवर्नमेंट जब से आई तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर अनाउंस किया चीन के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर करने का और सीपैक के हवाले से। तो ये वाज़ेह है कि 16 रोज़ की हुकूमत में पहला ही जो दहशतगर्दी का हमला है वो चीनियों पर किया गया है और बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस वक्त तक जराए के मुताबिक इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है और बताया है कि एक खातून सुसाइड बॉम्बर है जिसने ये अटैक किया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मुल्क में जितनी तकसीम मौजूद है, जितनी सियासी तकसीम, जितनी पार्लिमानी तकसीम, जितनी सोशल तकसीम, सोशल डिवीजन इस वक्त जितना मौजूद है, तो दहशतगर्दी का जो चैलेंज है इसको कोई एक जमात या चंद जमातों पर मुश्तमिल मखलूत हुकूमत क्या खुद से इस बोझ को उठा सकती है और इस अफरीद का, इस मेनस का मुकाबला कर सकती है, इसको शिकस्त दे सकती है? इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इनपुट वो कितने इंपॉर्टेंट होगी, ये सवाल सबसे पहले करेंगे और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स के हवाले से, सियासत के हवाले से आगे बढ़ जाएंगे। और उसमें 2-3 चीजें अहम हैं। एक तो मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी का हवाला, मुसलसल बेंच बनता है, टूट जाता है। आज तीसरा बेंच भी टूट गया और अब जो चौथा बेंच तश्कील पाया है जस्टिस बाकिर नकवी पे और जस्टिस सरदार नईम पे, ये वही बेंच है जिसने शहबाज शरीफ को भी बाहर जाने की इजाजत दी थी पहले, जिसने नवाज शरीफ को भी बाहर जाने की इजाजत दी थी और यही बेंच था कि जिसने मरियम नवाज साहिबा का पासपोर्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट में जब्त करवाया था। तो क्या अब ये तवक्को की जा रही है कि उसी बेंच से मरियम नवाज को रिलीफ मिल सकता है? और अगर मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया, अगर उनको बाहर जाने की इजाजत मिल गई, तो इसके सियासी रिपरकशंस क्या होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाएगी और एक बहुत प्रेशर आएगा ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून पे, ना सिर्फ गवर्नमेंट पे, बल्कि अदालतों पर भी। और जहां तक प्रेशर की बात हो रही है तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्रेशर को रोज बरोज बढ़ाती जा रही है। आज भी मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज किया गया पीटीआई की जानिब से। रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि कोई बहुत बड़े एहतजाज नहीं थे, जिसका जवाब देते हुए पीटीआई ने कहा कि ये तो टोकन एहतजाज है, असल एहतजाज तो हमारा ईद के बाद शुरू होगा जब हम इस्लामाबाद धरने की कॉल देंगे। एंड टॉकिंग अबाउट धरना, इमरान खान साहब ने फिर स्टेटमेंट रिलीज किया है। वो कहते हैं मैं कतन इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं तस्लीम करूंगा, इस्लामाबाद आके धरना दूंगा, उस वक्त तक बैठा रहूंगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। तो क्या इलेक्शन हो सकते हैं? क्या इलेक्शन होने वाले हैं? क्या इलेक्शन होने चाहिए इसी साल में या पार्लियामान को मुद्दत पूरी करनी चाहिए? बड़े अहम सवालात हैं, इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब और थोड़ी ही देर में मुस्लिम लीग नून भी हमें ज्वाइन कर लेगी। सलीम मांडवीवाला साहब, एक तो सबसे पहले जो चीनियों पर आज अटैक हुआ है जिस तरह से कराची में, जिसमें चाइनीज़ नेशनल्स जो हैं उनकी हलाकत भी हुई है, आपकी मखलूत हुकूमत पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, आप लोग अकेले तो इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते ना। आप लोगों को बाकी सारी पार्टीज को भी ऑन बोर्ड लेना है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी इनपुट, बिकॉज वो अभी अभी गवर्नमेंट से बाहर निकल के गए हैं। तो आपका प्लान क्या है, आप लोगों की सोच क्या है, किस तरह दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे सारी सियासी जमातों बशमूल पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ऑन बोर्ड लेके? देखें, मैं ईदा आपको एक चीज़ बताऊं कि चाइना पे कोई दो राय नहीं है। किसी पार्टी का कोई इख्तलाफ नहीं है ऑन चाइना। तो मैं समझता हूं कि सारी पार्टीज जो हैं दे आर ऑन बोर्ड एज फार एज चाइना इज कंसर्न। एंड
जो भी इस किस्म की दहशतगर्दी आज तक हुई है चाइना के खिलाफ या चाइना के लोगों के खिलाफ, उसमें कोई दो राय नहीं रही। पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज एज फार एज चाइना इज कंसर्न। पहले तो ये जितना हम इसको कंडेम करें उतना कम है। और प्रोफेसर्स, बेसिकली देवर प्रोफेसर्स फ्रॉम चाइना। तो इससे पता ये चलता है कि जो भी ये दहशतगर्दी कर रहा है वो टारगेट ही यही है कि किसी तरह से चाइना को पाकिस्तान से भगा दिया जाए और चाइना की जो भी सोच है पाकिस्तान के लिए और जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के लिए उसको डैमेज किया जाए। इसी तरह आप देखें जब सिफारत खाने पे अटैक हुआ चाइनीज कराची में, वो भी इन्हीं लोगों ने किया और क्लेम किया कि हमने किया है। तो ये बेसिकली इसका मकसद ही यही है। और बलूचिस्तान में भी इस टाइप के जो अटैक होते हैं चाइनीज के ऊपर, चाइनीज सफीर के ऊपर अटैक हुआ सरीना में, उसका आप अगर मकसद देखें तो वो यही है कि किसी तरीके से चाइना को पाकिस्तान से भगा दिया जाए और पाकिस्तान से कि जी किसी तरीके से चाइनीज का इंटरेस्ट पाकिस्तान में खत्म हो जाए। मगर देखिए ये चीजें करने से ना चाइना का इंटरेस्ट खत्म होगा, ना पाकिस्तान का इंटरेस्ट खत्म होगा और ना हमारी जो यूनिटी है टुवर्ड्स चाइना वो खत्म होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी गलत किस्म की अप्रोच है, जिसकी भी अप्रोच है कि जी चाइना को हम किसी तरीके से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब करें। डासू डैम पे अटैक हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्लान तरीके से किया जा रहा है कि किसी तरीके से हमारे ताल्लुकात खराब हो। हाँ, बट व्हाट माय क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली कि आप लोग इस दहशतगर्दी, क्योंकि अब आप लोग गवर्नमेंट में हैं, आप भी गवर्नमेंट में हैं, नून लीग आपके साथ बैठी है, बट पाकिस्तान तरीके इंसाफ की प्रेजेंस, ताकि आप लोग एक नेशनल अप्रोच, एक कलेक्टिव नेशनल अप्रोच आप दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए, चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इस नेशनल कलेक्टिव अप्रोच में शामिल करने के लिए कोई आप लोगों की सोच है, कोई आप लोगों की स्ट्रेटेजी है? कोई तहरीके इंसाफ के वक्त भी जब ये अटैक्स हुए तब भी हम तहरीके इंसाफ के साथ हैं। इसमें मैं आपको घड़ी घड़ी यही कह रहा हूँ ना, कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम तहरीके इंसाफ के साथ नहीं है या तहरीके इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है या PMLN के या दूसरी पार्टियां। ऑल पार्टीज आर ऑन द सेम पेज एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड एंड पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप इज कंसर्न्ड। और जहां तक दहशतगर्दी देखें वो तो हम कंडेम, ये तो सिर्फ चाइनीज पे एक स्पेसिफिक टारगेट उनको बना के दहशतगर्दी की जाती है, मगर ओवरऑल दहशतगर्दी को तो हम सारी पार्टियां ऑन बोर्ड हैं। वी आर ऑल ऑन द सेम पेज एज फार एज दहशतगर्दी इज कंसर्न्ड। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। रान तनवीर हुसैन साहब ने ज्वाइन करना था बट उनके मुताबिक उनको प्राइम मिनिस्टर ने कॉल कर लिया, तो थैंक यू वेरी मच। हमने बिल्कुल इमरजेंसी में आपको रिक्वेस्ट की, आपने रिक्वेस्ट को ऑनर किया। हम बात कर रहे हैं जो आज कराची में चीनियों पर अटैक हुआ है और उसके बाद जिस तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ फौरन गए हैं चीनी सफारत खाने और वहां पर उन्होंने ताजियत का और हमदर्दी का इजहार किया है। ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन कोई एक जमात या दो जमातें या चंद जमातें मिलकर भी मखलूत हुकूमत में बैठ के भी दहशतगर्दी का अलग से मुकाबला नहीं कर सकते। आपको एक कलेक्टिव नेशनल अप्रोच अपनानी होगी जिसमें जाहिर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इनपुट भी। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को साथ मिला के दहशतगर्दी का खात्मा, चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी, कोई सोच है आपकी पार्टी की? अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर अगर मैं जिक्र करूं आपको 2013 का, तो आपको याद होगा कि उस वक्त बहुत ज्यादा दहशतगर्दी थी जिस वक्त, और चैलेंजेस थे जिस वक्त हमें गवर्नमेंट मिली थी, और बिलखसूस कराची के हालात जो है वो मतलब है कि काफी ज्यादा कशीदा थे। टारगेट किलिंग के बहुत ज्यादा वाकयात उस वक्त अरूज पर थे और भी दीगर चैलेंजेस थे, लेकिन दहशतगर्दी बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान के हर बड़े शहर के हर चौक पर और हर इम्पोर्टेंट जगह पर जो था वो कोई ना कोई धमाका या होना होता था या हो चुका होता था। और शहादतें भी जो हुई हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की बहुत ज्यादा हुई, फिर उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज के अलावा हमारी सिविल सोसाइटी के लोगों ने काफी शहादतें हुई, काफी नुकसान हमने उठाए। लेकिन आपने देखा कि 2013 से 2018 तक अगर आप तस्रीर देखें, नजर दौड़ाएं तो एंड पर तो ऑलमोस्ट काफी
मेरा ख्याल है 95% वाकयात जो थे वो बिल्कुल रुक चुके थे। और आपको पता है कि एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो था हमारा दहशतगर्दी के हवाले से, तो मुझे सिर्फ ये है कि पिछली गवर्नमेंट में उस तरह से उस पर अमल नहीं हुआ जिस मतलब है कि जज्बे के साथ उस पर अमल होना चाहिए था, और उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया। ये अभी पिछले कोई 1 साल के अंदर आपने देखा है कि दहशतगर्दी के वाकयात भी अचानक कुछ बढ़े हैं। लेकिन ये हमारा एक कौमी मसला है जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी या जाहिर है चाइना हमारा एक ऐसा दोस्त है कि जो कि हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ताने बाने हैं वो रॉ के और इंडिया के जो हैं वो इन चीजों के साथ जाके मिलते हैं, क्योंकि वही नहीं चाहता कि चाइना के साथ हमारी जो फ्रेंडशिप है वो ज्यादा मजबूत हो, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। इस किस्म के वाकयात जो है वो उसको रखने नहीं डाल सकते। मैं अभी आपको बताऊं कि बिलखसूस बलोचिस्तान को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। फिर बलोचिस्तान में भी आपने देखा कि आज से 3 दिन पहले मेरा एक इलाका, मेरी तहसील है तामने वाला, वहां से एक मेजर शहीद हुए हैं पंजोर के इलाका में। तो मैं कल उनकी ताज़ियत के लिए उनकी फैमिली के पास उनके घर गया हुआ था। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि शहादतें तो हम दे रहे हैं, दहशतगर्दी को हम फेस कर रहे हैं। जी ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जरा क्विकली मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ताकि फिर हम आगे सियासी डिस्कशन की तरफ भी आ सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल करके दहशतगर्दी के खिलाफ एक नेशनल कलेक्टिव अप्रोच बनाने की सोच है मुस्लिम लीग नून के और नून लीग के वज़ीर आज़म की, या यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस रखना चाहते हैं? नहीं, देखिए ये तो कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हम किसी कोई भी पार्टी जो है वो मुल्क की कोई भी सियासी पार्टी हो, ये मुल्क है तो हम लोग हैं, हमारे साथ इस मुल्क की रौनकें हैं। लेकिन बात ये है कि इंतहाई माजरत के साथ जब पिछले टाइम में जो आपको याद है कि अपोजिशन को हर इम्पोर्टेंट इशू में इग्नोर भी किया जाता था, और जब भी कोई असम्बली के फ्लोर के ऊपर अहम गुफ्तगू होती थी तो वजीर आजम साहब उस वक्त के वजीर आजम जो थे वो गायब नजर आते थे। लेकिन आज आपने देखा कि शहबाज साहब पहुंचे, हमारी जो पूरी मुत्तहिदा की हुकूमत है, तमाम लीडरशिप जो है हम उनके साथ राब्ते में होते हैं और वो हमारे साथ राब्ते में होते हैं, और ये मुशावरत के साथ तमाम मामला। लेकिन अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, बट चीजें बहुत ज्यादा एक्सटेंड होती चली जा रही हैं। मुझे सलीम बुखारी साहब की तरफ भी जाना है। सलीम बुखारी साहब, इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहें तो प्लीज जरूर कीजिए, जो आज चाइनीज पे अटैक हुआ है। और सवाल मैं आपसे जरा सियासत के मामलात की तरफ जाना चाहूंगी। मरियम नवाज के पासपोर्ट का मामला, आप क्या समझते हैं कि अदालत जो भी फैसला देती है, या अगर मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस हो जाता है, मुल्क से बाहर जाने की इजाजत मिल जाती है, तो ये NRO 2 नहीं होगा? बहुत शुक्रिया आपका गरीदा, आपने याद किया मुझे अपने प्रोग्राम में। पहली बात तो ये कि जो दहशतगर्दी हो रही है खासतौर से चीनी जो भाई हैं उनके खिलाफ, ये सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है। एक दफ़ा आपको याद होगा कि दो साल कबल एक बाकायदा सीरीज चली थी जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स और जो काम कर रहे थे CPEC के ऊपर, उन लोगों को निशाना बनाया गया था। और ये सारा बज़ाहिर इल्ज़ाम जो है वो बलोच तंजीमों के ऊपर डाल दिया जाता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कब ये प्लानिंग जो है वो स्पिन बोल्दक के इलाके में अफगानिस्तान में NDS, रॉ और CIA मिलकर करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत हवाले मेरे पास मौजूद हैं। अब भी ये दोबारा इनकरेज क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी लीडरशिप ने, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आई होप सारे समझेंगे कि हमने जब यह तासुर देना शुरू किया कि दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए हमने अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई, हमने अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक करवाए, हमने ये सब कुछ किया है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ यहाँ, तो ये एलिमेंट फिर से इनकरेज हुए हैं। जब उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तानियों की जानें ली, जिन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों को शहीद किया, हम उनकी हमायत में दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर बोलेंगे तो फिर ये एलिमेंट जो है इनकरेज होंगे। CPEC जो है ये बहुत से लोगों के पेटों में मरोड़ की हैसियत रखता है। अगर आपको याद हो, किसने कहा था ये कि CPEC के साथ जो समझौते हुए हैं हम उनको रिविजिट करेंगे? किसने ये कहा था चाइना के तकाजे के बावजूद कि इन मुआहिदों की तफसील किसी को ना दी जाए? कौन जाके IMF को दे के आया था? मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप मुझसे ज़्यादा समझती हैं मैं क्या कह रहा हूँ। इसके साथ साथ CPEC जो है ना वो यूरोप को पसंद है, ना वो अमेरिका को पसंद है, ना वो इस रीजन में पसंद है, ना हमारे मुसलमान भाइयों को पसंद है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत से मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जो इसके दरपे हैं। इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है इसको मैं एक इंटरनेशनल साजिश कहने से बाज नहीं आऊँगा।
और ये जानबूझ के किया जा रहा है। मेरी अच्छा, बस सिर्फ ये ख्वाहिश है कि आपको लगता है कि आपको पाकिस्तान लगता है कि ये असल आलमी साजिश है जो आज चीनियों पर अटैक हुआ? एब्सोल्युटली, मुझे कोई इबाम इसके बारे में नहीं है। इसके ऊपर घंटों में डिबेट कर सकता हूं और जो मैं कह रहा हूं, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है वो लोग समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। और इस साजिश में सिर्फ आलमी दुनिया तो अपनी जगह शामिल है ही है, हमारे यहां भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस कैंपेन का हिस्सा है। अब आ जाइए आपके दूसरे सवाल की तरफ, अगर आप इजाजत दें मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल, सलीम बुखारी साहब। अब आ गया जनाब मरियम के पासपोर्ट का हवाला जो है। देखिए, गुजारिश ये है कि NRO2 तो अगर लेना होता तो उसका तो मौका काफ़ी देर पहले चला गया। आपको याद है जितनी मुशक्कत भुगती है अपोजिशन के लोगों ने, किसी एक पार्टी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर लेना होता NRO तो वो बेहतरीन टाइम था। और इमरान खान साहब जो है, जब वो ये कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा, तो उसका मतलब ये होता था कि आओ मेरे पास और आके ले लो अगर चाहिए तो। लेकिन किसी ने ना मांगा, ना किसी ने लिया, ना आज तक वो ये बता सके कि उनसे किसने मांगा था। तो NRO को तो एक तरफ रख दीजिए। देखिए, गुजारिश ये है कि इतनी देर के बाद एक मौका मिल रहा है उनको कि उनके पास एक अच्छा जवाब है, वो उम्रे के लिए जाना चाहती हैं। उनके चचा जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, वो साथ जा रहे हैं। उनके जो भाई हैं वो वहाँ लंदन से आ रहे हैं। इसको मेरे ख्याल से सिर्फ पैशनेट ग्राउंड पर देखना चाहिए। इसके अंदर अगर आप सियासत डालेंगे तो फिर तो हर चीज जो है वो गड़बड़ होती चली। लेकिन सियासत के साथ तो जुड़ा हुआ है ना। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा एक सियासतदान तो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हरीफ सियासी जमात की सियासतदान है। अब जैसे आपने फरमाया उनके चचा वजीर आजम शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं अब वो, तो यही तो इमरान खान का मौकिफ है कि ये सब चीजें हुई इसलिए हैं कि NRO हो जाए और उनके मुताबिक चोर डाकू सारे खुले फिरते रहें। तो ये सारी बातें फिर इमरान खान की पूरी तो हो रही हैं, बात तो उनकी फिर सच नजर आएगी अगर गिवन दैट कि उनको पासपोर्ट मिल जाता है, बाहर जाने की इजाजत मिल जाती है। कोई ऐसा शख्स है गरीदा जो मुझे आके ये बता सके या साबित कर दे कि जो इमरान खान साहब के साथ लोग हैं उनमें चोर डाकू और लुटेरे नहीं है? बाकायदा उनके खिलाफ भी केसेस हैं, उनके खिलाफ भी नैब के रेफरेंसेस हैं, उनके खिलाफ भी बहुत बड़े बड़े स्कैंडल है। तो ये तो क्राइटेरियन जो है ना, इसको फिर एक सा रखे ना हर जगह। अगर इन्होंने एहतसाब एक तरफा ना किया होता, दो यानी बैलेंस एहतसाब होता, गैर जानिबदाराना होता, तो मेरे ख्याल से अभी तक इमरान खान साहब इस कुर्सी वजारत उज़्मा के ऊपर बैठे होते। चूंकि उन्होंने वन साइडेड किया इसलिए हुआ। दूसरी बात यह है कि कोई एक केस अभी तक उसके ऊपर साबित नहीं हुआ है। सारे केसेस जो है वो अदालतों के अंदर पड़े हुए हैं और साबित हो चुका कि जब पहले गए थे वजीर आला के यानी शहबाज शरीफ साहब, तो जाके वापस आ गए थे। तो तवक्को रखनी चाहिए कि ये अगर उम्रा करके वापस आ जाएंगी तो फिर इनका पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। ठीक है सर, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर, इमरान खान ने एक तो आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर लिया। वो जितना भी था, लोग ज्यादा नहीं थे, ज्यादा थे, जो कुछ भी था, PTI कह रही है कि जी ये एक टोकन एहतजाज था। असल जो हम आपको फिल्म दिखाएंगे, जो असल आप पे प्रेशर बढ़ेगा वो तो ईद के बाद। तो तैयार है आपकी मखलूत हुकूमत सलीम मानीवाला साहब के इस्लामाबाद में धरना दे? इमरान खान साहब इजाजत देंगे आप उनको धरना करने की रेड जोन में, डी चौक में? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या धरना कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर। हाँ। देखें, मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं इलेक्शन कमीशन में ऑन दिस केस व्हिच हैज बीन फाइल्ड बाय अकबर एस बाबर ऑन PTI। जी। और PTI इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद देयर ओन केस, इन्होंने कोशिश ये की कि बाकी जितनी पार्टियां हैं उनको हम इन्वॉल्व कर दें फॉरेन फंडिंग में। जब उन्होंने देखा कि इनके पास तो कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, तो वो आपको फर्रुख हबीब साहब, अक्सर आप सुनते होंगे उनको टीवी पे, वो कहने लगे कि जी अब इनकी आप लोकल फंडिंग चेक करें। तो मसला ये है कि दूसरी पार्टियां तो हर साल हम रिटर्न फाइल करते हैं, ऑडिटेड रिटर्न्स फाइल करते हैं, हमारे ऑडिट भी होते हैं, हमें क्वेश्चंस भी करती है इलेक्शन कमीशन और हम उनको जवाब देते हैं। तो दूसरी पार्टियों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था इनके केस से, ना दूसरी पार्टियों ने इनके ऊपर कोई केस फाइल किया था। केस भी अकबर एस बाबर ने, इन्हीं के पार्टी और सीनियर मेंबर हैं इनकी पार्टी के, उन्होंने फाइल किया था। तो ये इन्होंने इसको एक इशू बनाया और इशू इसलिए बनाया ताकि ये अपने फॉरेन फंडिंग केस को ओवरकम कर सके। तो ये जितना आप ड्रामा, मैं इसको ड्रामा कहूंगा, जितना ड्रामा ये PTI कर रही है फॉरेन फंडिंग के लिए, बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग दे आर कॉट रेड हैंडेड इन दिस फॉरेन फंडिंग।
और इनके अकाउंट्स जो इन्होंने छुपाए भी, वो भी स्टेट बैंक ने बता दिया इलेक्शन कमीशन को कि इनके ये अकाउंट्स हैं, उसमें इन लोगों से फॉरेन फंडिंग आई है। तो ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है सर पीटीआई का। अभी फैसला तो आने देना, फैसला आने के बाद देखते हैं कि कितना कॉट रेड हैंडेड है कि नहीं है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये जो धरने और ये सारी चीजें और ये थ्रेट्स दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं। और आज तक इतने साल सर वो तो उनका राइट है ना, सर वो तो उनका राइट है कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, जहां मर्जी करें। वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन है जानिबदार है, वो समझते हैं कि ये नून लीग का और आपके प्लांटेड हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमारे कहां से प्लांटेड है? वो तो लगाए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद है। सर वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने लगवाए हैं। तो वो किस चीज का धरना कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। दी ओनली रीजन आई फील, जो कि शुरू से ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करें ताकि वो ये डिसीजन ना दें। आपको याद होगा एक रिपोर्ट इशू हुई थी इनके ऊपर, यही फॉरेन फंडिंग के ऊपर। उस रिपोर्ट पे भी इन्होंने इतना शोर मचाया कि ये किसी तरीके से ये रिपोर्ट इशू ना हो। तो बेसिकली दे आर डूइंग ऑल दिस ड्रामा टू स्टॉप द डिसीजन टू कम अगेंस्ट। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट कुछ अर्सा पहले तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुज़ात थे। आप लोग भी इलेक्शन कमीशन पे गैर जानिबदारी न होने का इल्जाम लगाते थे। नहीं, अकाउंट्स पे कोई तहफ्फुज़ात नहीं थे। वो तहफ्फुज़ात थे इलेक्शन जब हो रहे थे कि आरटीएस बंद हो गया। देखिए, वो तहफ्फुज़ात से इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस इशू का। This issue is purely to do with PTI accounts, और PTI is not ready to accept। सर सिर्फ फंडिंग का मामला नहीं है ना, वो इलेक्शन भी तो चाहते हैं ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले। वो कहते हैं इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी है आईनी। इलेक्शन को कोई मना नहीं कर रहा। देखें, इलेक्शन को कोई मना नहीं कर रहा। पॉइंट ये है कि देयर हैज बीन अ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन रिमूव्ड, न्यू गवर्नमेंट हैज कम इन। इलेक्शन को किसी ने मना किया। तो सर आप लोग इलेक्शन अनाउंस कर दें ना, आप लोगों ने हटा दिया इमरान खान को, अब इलेक्शन अनाउंस कर दें। 16 दिन हुए गवर्नमेंट को आए हुए, जल्दी क्या है आपको? मुझे यही समझ नहीं सर आप लोग देर क्यों कर रहे हैं? आप हमसे पूछ रहे हैं जल्दी क्या है, आप देर क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है ताखिर की? अभी बजट आना है, अभी दूसरी चीजें होनी है। सर घबरा गए आप लोग घबरा गए इमरान खान की पब्लिक सपोर्ट देख के। इमरान खान 4 साल बैठे रहे, उन्होंने क्यों नहीं इलेक्शन अनाउंस किया? उनके पास तो 4 साल थे इलेक्शन अनाउंस करने को। तो अब 16 दिन अगर नई गवर्नमेंट आई है तो आप चाहते हैं 16 दिन में हम इलेक्शन अनाउंस कर दें। तो सर अभी तो कैबिनेट नहीं बनी पूरी, अभी तो कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, चीजें कंप्लीट नहीं हुई, गवर्नमेंट एक्चुअली अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई। आप चाहते हैं इलेक्शन अनाउंस कर। ठीक है, तो ये फजूल बातें हैं, जस्ट टू काइंड ऑफ क्रिएट अ पैनिक विद एवरीबॉडी, और मुझे इसका कोई सेंस नजर नहीं आता। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत राजी नहीं है। शेख रशीद ने भी कह दिया ना हो। सर वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है इस मुल्क की। सर कैसे कह सकते हैं हम लोग कि जो ना हो वो राजी? कब कह रहे हैं वो नहीं हो? देखिए, उनके पास ऑप्शन था कि वो डिसॉल्व कर देते असेंबलीज, इलेक्शन कॉल कर देते, उन्होंने नहीं किया। ये तो उनकी गलती है या जो उनका डिसीजन था। अब आप वो गलतियां दूसरों पे क्यों डालना चाहते हैं? ठीक है, अब मैं अली गौहर बलोच साहब को यहाँ पर इन करती हूँ डिबेट में। अली गौहर बलोच साहब, मसला क्या है? आप लोग पहले इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे। आप लोग कहते इमरान खान असेंबलियां तोड़ें, घर को जाएं, इलेक्शन करवाएं, फ्रेश मैंडेट। अब इमरान खान घर चले गए हैं, आप लोग गवर्नमेंट में आ गए हैं, तो अब किस बात की ताखीर है? और खान साहब कह रहे हैं, शेख रशीद ने कह दिया कि जी ईद के बाद बड़ा हंगामा खेज महीना होगा, बड़े हंगामा खेज हालात होंगे, और ईद के बाद इस्लामाबाद आने की भी, धरने की कॉल दे दी इमरान खान साहब ने। देखिए गरीदा, बड़े तज्जुब वाली बात लगती है कि मतलब है कि शेख रशीद साहब के मुंह से तो ऐसी जो मुतालबे और बातें जो है उसकी तो हम तवक्को करते हैं, क्योंकि वो हमेशा जब भी अपोजिशन में जाते हैं तो उनके यही बयान होते हैं कि मुल्क को जला दो, मुल्क में आग लगा दो, मुल्क में तबाही बर्बादी फैला दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब उनके टारगेट पर तो आप लोग भी तो अपोजिशन में यही कह रहे थे कि मुल्क बर्बाद हो गया, मुल्क तबाह हो गया, मुल्क जल गया, मुल्क खत्म हो गया। हम तो ये कह रहे थे ना कि मुल्क मुआशी तौर पर बर्बाद हो गया या सियासी तौर पर इम्तियाज का शिकार है। यानी कि आप लोग इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे ना, तो आप इलेक्शन करवा दें, क्यों नहीं करवाते आप लोग? अब अगर मेरी आप गुजारिश सुनेंगे तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर पाऊंगा।
देखिए गुजारिश ये है कि शेख रशीद साहब तो ऐसी बातें करते हैं हाँ। कि भाई इस मुल्क में आग लगा दो, इस मुल्क को जला दो, इस मुल्क में ये कर दो, वो कर दो। मतलब है कि उनकी समझ नहीं आती कि वो पाकिस्तान के दुश्मन है या पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन है या पाकिस्तान के आइन के दुश्मन है या पाकिस्तान के कानून के दुश्मन है। उनकी दुश्मनी के सारे रंग हैं, लेकिन वो नजर उस वक्त ही आते हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं, जब वो हुकूमत में होते हैं, तो उस वक्त वो सबसे बड़े ठेकेदार मुल्क के पाकिस्तान के शेख रशीद साहब होते हैं। लेकिन उनकी बातों को संजीदा नहीं लिया जा सकता क्योंकि उनको इक़्तिदार और वज़ारत चाहिए। वो किसी सर 2 मिनट लगा दिए आपने शेख रशीद का जवाब देते हुए, फिर आप कह रहे हैं उनकी बातों को सीरियस ना लें। मेरे सवाल का जवाब तो दे दें सर कि इमरान खान आ रहे हैं धरना लेके इस्लामाबाद, इलेक्शन कब करवा रहे हैं आप लोग? इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे जो पाकिस्तान के आइन और कानून में लिखा है। सर वो क्या टाइम है सर? वो 90 डेज है ना। और जी मेरी गुजारिश सुन लेना, जिस वक्त इमरान अहमद नियाज़ी साहब बरसर इक़्तिदार थे, आपने देखा कि इनके वज़रा लाइनों में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दिया करते थे। जिस वक्त ये बरसर इक़्तिदार आए तो ये RTS सिस्टम के जरिए आए। ये जेली वजीर आजम थे, जेली हुकूमत थी, एक जेली नैरेटिव कायम किया इन लोगों ने, और अब उस नैरेटिव के सारे ये अगले इलेक्शनों में अभी वो आपको तस्लीम नहीं करते ना, वो कहते हैं आप इम्पोर्टेड हैं, वो कहते हैं आप साजिश के जरिए आए हैं, आप इम्पोर्टेड हुकूमत है, ना मंजूर है उनको। ये समझते हैं, ये समझते हैं कि वो जो जेली नैरेटिव है जो सिर्फ ट्विटर के अंदर छुपा हुआ है, जो सिर्फ फेसबुक के ऊपर है, वो अब वो वोट के डिब्बे में भी वो नैरेटिव चला जाएगा। वो वोट के डिब्बे में वो नैरेटिव नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर अब इंशाल्लाह शफाफ इंतखाबात होंगे। अब कोई RTS सिस्टम नहीं चलेगा गरीदा, अब कोई रात के 12 बजे इलेक्शन इंशाल्लाह ताला नहीं चुराया जाएगा। हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाना है। हमने एक सर एक टाइम पीरियड देना, सर एक टाइम पीरियड दे दें। अवाम भी आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं, सब मीडिया पूरा आपसे यही मुतालबा कर रहा है कि आप एक टाइम फ्रेम दे दें कि आपने कितना अर्सा गवर्नमेंट चलानी है, 1 साल रखनी है, 1.5 साल पार्लियामान की मुद्दत पूरी करनी है, 6 महीने में करवाने हैं, कब करवाने हैं इलेक्शन? टाइम फ्रेम तो बता देना सर लोगों को। बिल्कुल टाइम फ्रेम आइन और कानून में बड़ा वादे है कि जो पाकिस्तान के कब है इलेक्शन पूरे टाइम पर होंगे, जब पाकिस्तान की असेंबली का इसका टेन्योर खत्म होगा उस वक्त इलेक्शन होंगे। 2023 की बात ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां देने वाले, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये डस्का के मुकाम पर एक्सपोज नहीं हो गए थे वोट चोरी करते हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको वोट चोर का सर्टिफिकेट खरीदा नहीं पकड़ाया था। मुझे ये बताएं, आप इनकी बातों पर यकीन करती है? बताते चले हम तो पॉलिटिकल पार्टी इनकी जो वो मतलब मादरत के साथ जो ये बेहुदा गुफ्तगू करते हैं पूरे सोशल मीडिया पर, आप तो बताते खुद इनकी दाद में आ चुकी है कई दफा, एक दफा नहीं कई बार इनके निशाने आप भी इनकी बंदूक की नोक पर रहेंगे और है भी। तो मकसद ये है कि ये एक जेली नैरेटिव देकर, ये रिपोर्टिंग वो ट्वीट्स देकर ये समझते हैं कि हमने पाकिस्तान में मकबूल हो गए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में फिरता रहा, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कहीं भी इनकी मकबूलियत नजर नहीं आई। लोग दुआएं कर रहे हैं, ठीक है, लोग खुशियां आज भी मना रहे हैं, ठीक है। अभी तो लोग अगर आपके साथ हैं तो ये तो आपको सूट करता है ना, आप अभी इलेक्शन करवा दें। अच्छा मुझे सलीम बुखारी साहब की तरफ, हमें तो जिस वक्त मर्जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर सलीम बुखारी साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, और मुझे बुखारी साहब की तरफ जरा जाने की इजाजत। लेकिन इसके बावजूद हम पहले इलेक्शन रिफॉर्म में जाएंगे। अच्छा, हम पाकिस्तान को माशी तौर पर थोड़ा सा बेहतर ट्रैक पर ऊपर लाएंगे। मुत्तहिदा की जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मौलाना साहब है, दीगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन में फिर कामयाब। ठीक है सर, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बुखारी साहब आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ इमरान खान का मुसलसल प्रेशर है, वो कह रहे हैं कि मैं ईद के बाद इस्लामाबाद आके धरना दे दूंगा। क्या उनका धरना हुकूमत को प्रेशराइज कर सकेगा कि वो इलेक्शन अनाउंस कर दे? और क्या हुकूमत इस वक्त की मखलूत इमरान खान की जो बज़ाहिर पब्लिक सपोर्ट है उसको देख के घबरा गई है और इसीलिए इलेक्शन डिले कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि पिछले धरने ने भी कोई नतीजा नहीं निकाला था। अगर आपको याद हो,
बड़ी सेफ एग्जिट मिल गई थी। वो जो वाकया हुआ था पेशावर में बच्चों APS के बच्चों के खिलाफ, आखिर में उस धरने का क्या हाल हुआ था? गरीदा, आप तो खुदा के लिए सब थी, आप देखती थी, रिपोर्ट करती थी, प्रोग्राम करती थी, उसके ऊपर आपको याद होना चाहिए। तो धरनों से तो इलेक्शन नहीं होने जा रहे, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। चाहे आप 25 लाख बंदा ले आए, चाहे आप 25 करोड़ ले आए, धरने से नहीं होगा ये। एक दूसरी बात ये है कि ये भी मैं आपको इतनी ही वसूख से कह रहा हूं कि ये हुकूमत जल्दी इलेक्शन ना करवाएगी, ना उनकी इब्तिदा इलेक्शन करवाने की है। वो पूरे 2023 में जब ड्यू होंगे इलेक्शन तभी होंगे। अभी तो आप इनके इस्तीफों का जो हाल होने वाला है वो जरा देखिएगा। रुक जाएं, जल्दी काहे की है? उन्हें जल्दी है अलबत्ता इसका इसलिए कि वो समझते हैं कि इक़्तिदार जो है वो सिर्फ उनके नाम लिखा जा चुका है और किसी को वहां 2 घंटे फालतू बैठने की इजाजत नहीं है। और जहां तक जलसों का ताल्लुक है, जलसे बहुत बड़े बड़े हमने जिंदगी में देखे हैं। आपको बेनजीर का लाहौर का जलसा तो याद नहीं रहा होगा 1986 आपको भुट्टो साहब के आपको भुट्टो साहब के जलसे भी याद नहीं रहे होंगे। तो जलसों का मतलब कभी वोट नहीं होता, ये भी आपको मेरी तरह बहुत अच्छी तरह से पता है। जिस किस्म के फॉलोअर्स हैं जो पर्सनैलिटी कल्ट पर आ रहे हैं वो वोटर्स नहीं है। ये जो धरना है ना जो देने जा रहे हैं वो ईद के बाद, आप जरा देखिएगा सही कि इस शदीद मौसम में वो और लोग थे जो धरने में बैठ गए थे। आपको भी पता है कौन थे वो। तारुल कादरी साहब को अल्लाह जिंदगी दे, वो उनके लोग ना होते तो कोई आदमी वहां बैठ नहीं सकता था, ना सस्टेन कर सकता था। इस दफा पता चलेगा ना कि कैसे होता है धरना। जरा आप देखते जाइए, ये स्टीम ऑफ होगा। तो बुखारी साहब आपको लगता है, बुखारी साहब आपको लगता है कि इमरान खान अपने जो कार्ड्स हैं बहुत तेजी के साथ एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं, और धरने का तो एक लास्ट कार्ड आता है ना, उसके बाद वो कौन सा कार्ड बच जाएगा, या इमरान खान के लिए सियासत में और क्या ऑप्शन बच जाएगा आगे? देखिए गरीदा, लेट अस बी रियलिस्टिक। जो अमेरिका के साथ साजिश का इल्जाम लेके जो बात की जा रही थी, जो बयानिया था इमरान खान साहब का, अब उनके साथी वुज़रा बैठ के प्रोग्रामों में कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, अमेरिका के साथ तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, हैं, रहेंगे। कल ही मेरी लड़ाई हुई है एक साहब से, उसके ऊपर आज जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है आपने देखा होगा। जब मैंने तालियां बजाई थी बैठ के, मैंने ताली गलत नहीं बजाई थी, इसलिए कि अली अहमद खान साहब मुझे बता रहे थे कि अमेरिका के साथ तो हमारे ताल्लुकात, हम तो चाहते हैं उनके साथ ताल्लुकात, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने ताली पागलपन में थोड़ी बजाई थी, मैं कोई बेवकूफ आदमी थोड़ी हूं। तो बयानिया जो है ये किसी सुपर पावर के खिलाफ लेके चलना, मैं ये बिल्कुल डरा नहीं रहा हूं किसी को, मैं रियलिटीज बता रहा हूं। इसलिए कि इस वक्त तक जो कुछ नेशनल सिक्योरिटी कमेटीज की मीटिंग में बाहर आ चुका हुआ है, अब इस साजिश को लेके कितना बेचेंगे आप और किस हद तक जाएंगे, ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट फ्यू 1-2 मिनट्स रह गए हैं। सेंटर सलीम मानीवाला साहब, सर मरियम नवाज के मुल्क से बाहर जाने का मामला, पासपोर्ट की वापसी का मामला, अगर बिलफर्ज अदालत से उनको पासपोर्ट वापस मिल जाता है, मरियम नवाज बाहर चली जाती हैं, तो पीपल्स पार्टी को भी ये बोझ उठाना पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून का बोझ पीपल्स पार्टी को उठाना पड़ेगा, NRO 2 का बोझ आपको भी उठाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो प्रिंसिपली ये जो पासपोर्ट रखना, ECL पे लोगों को डालना, 3000 लोग ECL पे हैं, पता नहीं कितने सालों से इंटीरियर मिनिस्ट्री भूल गई है कि कितने लोग हमने ECL पे डाले हुए हैं। तो दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है कि आप यू कैन बेयर अ पासपोर्ट इवन इफ यू आर इन द जेल, इवन इफ यू आर कन्विक्टेड। तो किसी का पासपोर्ट लेना, किसी को ECL पे डालना, ये मैं समझता हूं हमें इसके, अब तो मैं इस फेवर में हूं कि हमें इसके लिए लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि इवन गवर्नमेंट को ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो किसी का पासपोर्ट या किसी को ECL पे डाले अनलेस इट इज प्रूवन बाय द कोर्ट्स कि देयर इज अ रीजन फॉर दैट। अदरवाइज कोई कन्विक्टेड है या कोई किसी का ट्रायल हो रहा है या किसी को वॉच लिस्ट पे डाल दिया जाता है, किसी को ECL पे डाल दिया जाता है, ये देखिए ये चीजें खत्म होनी चाहिए। इट्स नॉट नथिंग टू डू विद एनी गवर्नमेंट। तो यानी कि लेकिन सर इसकी एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन है ना, इसकी एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, इसके एक पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी का, उनके मुल्क से बाहर जाने का। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तैयार है नून लीग का बोझ उठाने के लिए? मैं कहता हूं मरियम नवाज की बात नहीं है, किसी भी आदमी का पासपोर्ट रखना जो है ना वो निहायत ही गलत बात है। आप क्यों किसी का पासपोर्ट रखते हैं? क्या अगर आप मुझे इजाजत दें, जी अगर आप मुझे इजाजत दें, 3000 लोगों के नाम निकाल दिए गए ECL से, और ये पहला अच्छा कदम है इस हुकूमत का।
मैं बुखारी साहब यही कहता हूं कि मैं खुद कुछ लोगों के नाम कोशिश कर रहा था उनके के नाम निकल जाएं जिनका रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा था मिनिस्ट्री को कि ये ईसीएल पे भी है कि नहीं। सर कौन लोग वो पता नहीं 6 या 8 साल से, और दे आर बिजनेसमैन, दे आर नॉट पॉलिटिकल पीपल। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। तो और मैं आपको बताऊं कि ये बुखारी साहब ये चीजें, और मैं तो बड़ा कीन हूं इस दफा, इवन इफ आई हैव टू ब्रिंग अ प्राइवेट मेंबर बिल अगेंस्ट ईसीएल, पुटिंग पीपल ऑन ईसीएल, वो मैं लेके आऊंगा सेनेट में, ताकि ये काम कोई गवर्नमेंट को इजाजत ना हो कि ये काम किया टाइम खत्म हो रहा है। या बात बहुत इंटरेस्टिंग कर रहे थे कि कुछ 7-8 लोग वो भी थे कि जिनका नाम आप भी निकलवाना चाह रहे थे। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपसे इस पे भी तफसील से ईसीएल के हवाले से तफसील से बात कर लेंगे। ये था आज का प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर सलीम मानीवाला साहब, अली गौहर बलोच साहब एंड सलीम बुखारी साहब। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।